हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, आज हम करंट का सेकेंड यानी थर्ड लेक्चर्स लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष, यानी पार्ट 3 को लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष, जो कि है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाला है बाबू? वैद्युत प्रतिरोध। क्या स्टार्ट करने वाला है? वैद्युत प्रतिरोध। अब जरा यहाँ पर समझेंगे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध। और वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब जरा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है। इसको हम कहाँ पर देखते हैं? अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तब बाबू यहाँ पर प्रतिरोध में क्या होता है? मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल परिपथ है और उस इलेक्ट्रिकल परिपथ में बहुत दिनों तक करंट देते उसमें क्या होता है? करंट का कभी रुकावट पैदा हो जाता है और उसी रुकावट को हम लोग नाम देते हैं प्रतिरोध। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक परिपथ की हम बात करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक परिपथ में हम विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, यानी आवेश यानी विद्युत धारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है बाबू? विद्युत धारा दिया जाता है। और विद्युत धारा देने के बावजूद भी आपका करंट पास नहीं होता है, यानी कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है और उसी बाधाएं को हम लोग नाम देते हैं प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं बाबू? प्रतिरोध। यदि किसी चालक तार में उत्पन्न बाधा को भी हम बोल सकते हैं प्रतिरोध। ना तो इस तरह हम बोल सकते हैं बाबू सिंपल से तरीका में, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली रुकावट को भी हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अगर उस तरह सूटेबल नहीं लगता है तो सिंपल से तरीका में इस तरह लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी रुकावट पैदा होता है और उसी रुकावट को हम लोग नाम देते हैं बाबू प्रतिरोध। चाहे सिंपल सा तरीका एक और है, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जब करंट पास नहीं होगा किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर तो एक बाधा उत्पन्न होगी और उसी बाधा को हम एक्चुअली में नाम देते हैं प्रतिरोध। क्या देते हैं बाबू? प्रतिरोध। तो इसको सिंपल से तरीके में इसको किस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करने से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लेते हैं बाबू। मान लेते हैं कोई चालक तार है। ये क्या है बाबू? कोई चालक तार है। मान लेते हैं सपोर्टेड कुछ पलों के लिए एक चालक तार है। ये चालक तार है। क्या है? कोई चालक तार है। इसको क्या नाम देते हैं बाबू? चालक तार। चालक तार। और इस चालक तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे। देखिए क्या है बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यानी इस चालक तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस चालक तार को किसी बैटरी के सहारे जोड़ देते हैं। किसी बैटरी के सहारे हम क्या कर देते हैं बाबू? जोड़ देते हैं। किसी बैटरी के सहारे हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बैटरी के सहारे जोड़ दिए तो बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं बाबू? 2 टर्मिनल होते हैं। तो 12 वाला टर्मिनल आपका प्लस चार्ज को इंडिकेट करता है और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है यह माइनस चार्ज को इंडिकेट करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ के अंदर जो करंट होता है, करंट का फ्लो कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो करंट आपका इधर से फ्लो होगा, आई मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा बाबू? आई मिलेगा। और यहाँ पर भी करंट क्या मिलेगा? आई मिलेगा। उसके बाद कंडक्टर ऑफ वायर में करंट एंट्री कर जाता है। अब देखिए बाबू जब यहाँ पर आई मिला तो यहाँ पर इसके सिरों पर के कुछ यहाँ पर इस कंडक्टर ऑफ वायर में करंट गया। जब करंट गया तो इसको चेक करने के बाद कुछ वोल्टेज होगा कि नहीं, यानी इसके सिरों पर के बीच के विभवांतर क्या है बाबू? करंट आई मिलने पर इसके सिरों पर के विभवांतर क्या है? V है। क्या है बाबू? V है। तो देखिए यहाँ पर इस चालक तार के सिरों पर के बीच के विभवांतर V तथा इस चालक तार में बहने वाली धारा I
के अनुपात को ही हम बोल सकते हैं प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं बाबू? प्रतिरोध। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस चालक तार के सिरों पर के विभवांतर क्या है बाबू? V है, और यहाँ पर बहने वाली धारा क्या है? I है। तो देखिए यहाँ पर V/I बराबर हमको क्या मिल जाता है बाबू? R मिल जाता है। क्या मिल जाता है? R। और इसी R को हम एक्चुअली में क्या नाम देते हैं? प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं बाबू? प्रतिरोध। तो इसको सिंपल से तरीके में R बराबर इस तरह नहीं लिख सकते हैं, R बराबर V/I लिख सकते हैं कि नहीं? R बराबर V/I। और यहाँ पर क्या होगा? यदि किसी चालक तार के सिरों पर के बीच के विभवांतर भी, क्योंकि कोई भी चालक तार होगा उस चालक तार के सिरों पर के कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, यानी करंट जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ के अंदर हम फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने के बाद उसके सिरों पर के यानी जो ऊपरी टर्मिनल होता है उस पर कुछ विभव होता है, यानी कुछ विभवांतर होता है। यहाँ पर विभव का मान क्या है? V है, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो विभव V तथा I के जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सिंपल से तरीके में इसको इस तरह हम डिफाइन कर देंगे, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, यहां पर इस तरह लिख लेंगे बाबू, किसी चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, यानी चालक है, इस चालक तार के सिरों पर क्या लगवाया है? विभवांतर लगाया जाता है। तो उसमें बहने वाली धारा यानी प्रवाहित धारा, यानी धारा कितना प्रवाहित हो रही है? I। और इसी के अनुपात को यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, और जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसको R दोबारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? R दोबारा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसे R दोबारा निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है बाबू? R दोबारा निरूपित किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इसको किससे डिनोट करते हैं? R से। और यहाँ पर एक मुख्य वर्ड आता है बाबू कि यहाँ पर प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ओम होता है, क्योंकि इसी ओम एक विज्ञानी का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि सर्वप्रथम ओम साहब ने देखे थे। किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ में हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो बहुत दिनों तक करंट बहते बहते उसमें एक रुकावट आ जाती है, यानी एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, और उसी बाधा को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को सर्वप्रथम किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ में रुकावट को सर्वप्रथम ओम साहब ने इमेजिंग किए थे, यानी देखे थे, और उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का SI मात्रक ओम रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका, यानी जो प्रतिरोध होता है इसका SI मात्रक ओम होता है, ओम होता है। SI मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पर प्रतिरोध का संकेत क्या हो सकता है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध का संकेत। प्रतिरोध का संकेत क्या हो सकता है? कुछ ऐसे होता है बाबू,
जो प्रतिरोध होता है इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर ए टर्मिनल मान लेंगे और यहाँ पर बी टर्मिनल मान लेंगे और एक बीचों बीच में कुछ ऐसे खींचे हुए, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्योंकि यह प्रतिरोध का क्या होता है? सिंबल होता है, यानी संकेत होता है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें एक छोटा सा वर्ड आता है जिसका नाम है बाबू विद्युत चालकत्व। क्या है? विद्युत चालकत्व। इसको भी जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकत्व। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत चालकत्व क्या होता है। जो प्रतिरोध होता है और इसी प्रतिरोध को व्युत्क्रम के रूप में लिखा जाता है और उसी व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विद्युत चालकत्व। यानी जो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही बोलते हैं विद्युत चालकत्व। क्या बोलते हैं? विद्युत चालकत्व। यानी जो प्रतिरोध होता है आर को पलट देंगे तो वह बन जाता है विद्युत चालकत्व बन जाता है। जैसे यहाँ पर समझेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? विद्युत चालकत्व क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चालकत्व बराबर कितना होता है? चालकत्व बराबर होता है प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटा प्रतिरोध हो जाएगा कि नहीं? प्रतिरोध। और यहाँ पर 1 बटा प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? आर से। किससे डिनोट किया जाता है? आर से। अब देखिए यहाँ पर एसआई मात्रक की बात करते हैं चालकत्व की, एसआई मात्रक। तो यहाँ पर प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर ओम होगा, अगर ओम को ऊपर की तरफ हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स -1 हो गया। अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पर ओम लिख सकते हैं इस तरह, ओम्स। कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर बाबू इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रतिरोध तो समझ गए कि ये किसी भी चालक तार में उत्पन्न होने वाली बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। यानी किसी भी चालक तार में जो करंट का रुकावट होता है और उसी रुकावट को हम एक्चुअली में नाम देते हैं प्रतिरोध। यानी किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यहाँ तक तो समझ गए। अगर उस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर। यहाँ पर सिरों पर क्या लगाते हैं? विभवांतर। क्योंकि जायज़ सी बात है किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराने से पहले वहाँ पर उसके ऊपरी परत पर हम एक विभवांतर लगाते हैं, क्योंकि वह विभवांतर का यही होता है कि वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। विभवांतर क्या करता है? वोल्टेज को मापता है। तो यहाँ पर वोल्टेज को मापेगा V, और यहाँ पर जो करंट प्रवाहित हो रहा है I, और V और I के अनुपात को, V और I के अनुपात को ही बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब आगे की तरफ दूसरा का हेडिंग डालेंगे बाबू स्टार मार्क करके, प्रतिरोधकता। क्या पढ़ने वाला है? प्रतिरोधकता। अब पढ़ने वाला है प्रतिरोधकता। क्या पढ़ने वाला है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या बोलते हैं बाबू? रजिस्टिविटी। यानी हिंदी में इसको नाम देते हैं प्रतिरोधकता। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चालक तार लेंगे तो उस चालक तार का एक एक्चुअली में लंबाई भी होता है और यहाँ पर क्षेत्रफल भी होता है, और कोई भी चालक तार अपने लंबाई तथा क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। जैसे यहाँ पर समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, एक कोई चालक तार है। क्या है बाबू? कोई चालक तार है। क्या है? चालक तार है। तो इस चालक तार का एक्चुअली में क्या होता है? लंबाई होता है। क्योंकि मार्केट में आप लोग कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि L मीटर तार दीजिए, ऐसे हम लोग कहते हैं कि नहीं बाबू?
और यहाँ पर इसका मोटाई नहीं बताते हैं कि 1 mm वाला तार चाहिए कि 1.5 mm वाला तार इतना मीटर दीजिए, कुछ ऐसे कहते हैं। यानी कोई भी चालक तार लेंगे तो उसका लंबाई होगा और लंबाई के साथ मोटाई होगा और मोटाई को हम बोलते हैं क्षेत्रफल, यानी एरिया भी होगा। और इधर की तरफ एरिया ए है तो इधर की तरफ बी थोड़ी होगा, इधर की तरफ भी आपका ए होगा। जैसे समझिए चालक तार है तो चालक तार की लंबाई मान लेते हैं, एरिया इधर की तरफ ए है तो इधर की तरफ बी नहीं हो सकता, इधर की तरफ उतना ही मोटाई होगा तो इधर की तरफ मोटाई दोनों तरफ सेम है तो इधर भी ए तो इधर भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। यानी क्षेत्रफल क्या है बाबू, ए है। और कोई भी चालक तार अपने लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तब उस चीज को हम लोग नाम देते हैं प्रतिरोधकता। क्या देते हैं बाबू, प्रतिरोधकता। और ये क्या है, चालक तार है, चालक तार है। क्या बाबू, चालक तार है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको सिंपल से तरीका में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के लंबाई के समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिरोधकता। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी चालक तार में लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कोई भी चालक तार होता है, कोई भी चालक तार होता है, उस चालक तार की क्या होता है, लंबाई होता है। और जब लंबाई होगा, यहाँ पर लंबाई कितना है बाबू, L है, तो यहाँ पर इस चालक तार का कुछ इंटरनल प्रतिरोध भी होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा बाबू, R। तब जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के क्या होता है, लंबाई समानुपाती होता है, लंबाई प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के क्या होता है बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जरा यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के प्रतिरोध, और प्रतिरोध यहाँ पर क्या है बाबू, R है, तो यहाँ पर लिखेंगे R और यहाँ पर समानुपाती का साइन लिखेंगे। और किसका समानुपाती होता है, लंबाई के, किसका बाबू, लंबाई के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, L। इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान सकते हैं कि नहीं। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है अगर हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो लंबाई के वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है अगर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो लेंथ का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम डिक्रीज करा देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर लेंथ के वैल्यू भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या है, R है, और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, क्षेत्रफल के, और चालक तार का क्षेत्रफल क्या है, A है, तो यहाँ पर A लिखेंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है अगर प्रतिरोध के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो एरिया का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिरोध के वैल्यू को हम घटाएंगे तो एरिया का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा।
यह अपोजिट वर्क करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के मान वैल्यू मतलब यही होता है, एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि यहाँ पर एक चीज़ को हम घटाएंगे तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए बाबू, यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 यानी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू L/A इतना हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यह कैसे हट सकता है, कोई भी साइन को जब हम हटाते हैं तो कोई भी साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू देकर ही हट सकता है, ऐसे हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर R बराबर ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब भी साइन को हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रतिरोधकता होता है और प्रतिरोधकता को हम रो द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर इसको किससे डिनोट किया जाता है बाबू, रो द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर रो आएगा, क्या आएगा बाबू, रो आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा L/बटा क्या हो जाएगा A। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, ये फार्मूला आ गया कि नहीं। अब देखिए बाबू यहाँ पर कौन क्या है, जरा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर R को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है बाबू, ओम होता है। और यहाँ पर रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता के SI मात्रा क्या होता है बाबू, ओम मीटर। इतना हम बताए थे। ये हम बताएंगे कि ओम होगा तो क्यों होगा, और प्रतिरोधकता के SI मात्रा को ओम मीटर होगा तो क्यों होगा। और L को क्या बोलते हैं, चालक तार की लंबाई। चालक तार के लंबाई, और लंबाई के SI मात्रा क्या होता है, मीटर। और A को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के SI मात्रा क्या होता है बाबू, मीटर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, मीटर स्क्वायर। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अब नोट कर लीजिए। अगर प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो कोई पूछेगा कि प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं, तो सिंपल से तरीके में आप बता सकते हैं, यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध चालक तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल के, चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको दूसरा का नाम हम लोग देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को भी बोल सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी हम लोग कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखने वाले हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है और बीमा क्या होता है, यानी यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। यहाँ पर अगला हेडिंग डालेंगे बाबू, विद्युत प्रतिरोध के SI मात्रक तथा बीमा। प्रतिरोध के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें। बीमा को लिखें। प्रतिरोध के SI मात्रक, यहां पर देख लीजिए साथ में दोनों लिख लेते हैं, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें। बीमा को लिखें। यहाँ पर सवाल आ रहा है आपको, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होगा तो क्यों होगा, और जो प्रतिरोधकता होता है इसका SI मात्रक ओम मीटर होगा तो क्यों होगा, एक्चुअली में होगा तो क्यों होगा, इसका रीजन क्या है और कैसे आता है ओम मीटर और कैसे आता है ओम, यहाँ पर समझने वाले हैं। हम जानते हैं कि बाबू R बराबर कितना होता है, रो L/A होता है। इतना तो बात आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला तो जानते होंगे, अभी हम बताए थे फार्मूला का प्रूफ। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो और L अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R में A से गुणा करेंगे तो RA हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम प्रतिरोधकता की हम बात करते हैं तो यहाँ पर रो बराबर, यहाँ पर गुणा में है तो ये कहाँ चलाएगा, भागा में चलाएगा, यानी बाटा क्या हो जाएगा L, यानी प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया कि नहीं, ये प्रतिरोध का सूत्र आ गया, एक इसका सूत्र आ गया प्रतिरोधकता का। अब यहाँ पर SI मात्रक की हम बात करते हैं, SI मात्रक,
किसका बाबू? प्रतिरोधकता का, यानी रो का। तो यहाँ पर रो का एसआई मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या बताए थे? ओम बताए थे, तो यहाँ पर ओम हो जाएगा। और यहाँ पर ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है बाबू? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इस तरह होता है कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर एरिया बराबर होता है एल गुणे बी, होता है कि नहीं, और लंबाई भी एक लेंथ है और चौड़ाई भी लेंथ है। तो लंबाई का एसआई मात्रा क्या हुआ? मीटर, और चौड़ाई का भी एसआई मात्रा क्या हुआ? मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी एक लेंथ होता है। और जब मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई की एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रतिरोधकता के एसआई मात्रा क्या हो जाएगा बाबू? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये सभी लोग को समझ में आ गया? अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बीमा की हम बात करते हैं। क्या? बीमा। बीमा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। तो रो बराबर यहाँ पर जानते हैं बाबू आर ए, अब बाटा क्या होता है? एल होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर आर का बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो यहाँ पर भी बराबर कितना होता है बाबू? आई आर, इतना तो जानते होंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? भी बटा आई। हो जाएगा कि नहीं? ये सूत्र हो जाएगा। उसके बाद जरा यहाँ पर समझेंगे भी का सूत्र क्या होता है? भी बराबर कितना होता है बाबू? डब्लू बटा क्यू, होता है कि नहीं। और डब्लू का यानी कार्य होता है, और दुनिया में कोई भी कार्य हो, एक किनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन होता है बाबू एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और यहाँ पर आवेश है, आवेश का डायमेंशन क्या होता है बाबू? ए टी होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, एम एल स्क्वायर और टी, यहाँ पर टी माइनस 1, टी प्लस 1 है, और इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और टी माइनस 1 2 जुट जाएगा तो टी माइनस 3 हो जाएगा, और एक ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यह किसका आ गया? भी का आ गया। किसका आ गया बाबू? भी का आ गया। तो आर बराबर हम क्या जानते हैं बाबू? भी बटा आई। अब देखिए भी का जगह पर भी का डायमेंशन कितना आया हुआ है? एन आया हुआ है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 1। अब बाटा यहाँ पर आई को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर आर बराबर देखिए, यहाँ पर एम एल स्क्वायर और टी माइनस 3, और ए को ऊपर भेजेंगे तो ए माइनस 1 हो जाएगा, और ए माइनस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ए माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये किसका बीमा हो गया? आर का बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया बाबू? आर का बीमा हो गया। यानी आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का बीमा हो गया। और प्रतिरोध का बीमा कितना आया हुआ है? इतना ही नहीं आया है, एम एल स्क्वायर और टी माइनस कितना आया? 3, और ए माइनस कितना? 2, और यहाँ पर इतना बीमा आया हुआ है। और यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल है। ए को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। और बाट यहाँ पर लंबाई का क्या होता है बाबू? एल होता है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एल पावर 2 है और यहाँ पर एल पावर 2 है, तो यह गुणा में है तो पावर क्या करते हैं बाबू? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एल पावर 4 हो जाएगा और टी माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ए माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में है, इसको ऊपर भेजेगा तो एल माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एम एल पावर, यहाँ पर एल पावर 4 में से एल पावर माइनस 1 को घटा लेंगे तो एल पावर कितना बचेगा बाबू? यहाँ पर एल पावर 3 और टी पावर माइनस 3 और ए पावर क्या हो जाएगा? माइनस 2। यह किसका डायमेंशन हो गया बाबू? रो का डायमेंशन हो गया। किसका? रो का। और रो को हम क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको सबसे पहले यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, मिटा देते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक भी देख लिए, अब क्या देख लिए? बीमा भी देख लिए। अब प्रतिरोध का देखेंगे। किसका देखेंगे? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का के एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का सूत्र अभी हम क्या लिखवाए थे बाबू? यही नहीं लिखवाए थे, यहाँ पर आर बराबर क्या लिखवाए थे? रो एल बटा क्या लिखवाए थे बाबू? ए लिखवाए थे, इतना लिखवाए थे। अब देखिए यहाँ पर एसआई मात्रक, एसआई मात्रक,
और जरा बताइए बाबू यहाँ पर प्रतिरोधकता है, रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, ओम मीटर। और यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई की एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर। और यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की एसआई मात्रा क्या होगा बाबू, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 मीटर से 2 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। अब समझ में आ गया कि ओम होगा तो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध के एसआई मात्रा क्या होगा, ओम होगा। प्रतिरोध के एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है, ओम होता है। क्या होता है बाबू, ओम होता है। और देखिए यहाँ पर प्रतिरोध के एसआई मात्रक निकाल लिए। अब क्या निकालना है, बीमा। क्या निकालना है, बीमा, आर का। तो आर का बीमा यहाँ पर कितना आया हुआ है, एन आया हुआ है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या 3 और ए माइनस क्या हो जाएगा बाबू 2। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। और बाबू इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, उसके बाद यह चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नहीं एंड होगा बाबू, इसका जो पार्ट होगा यह, यानी 3rd पार्ट होगा, यह एंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट की अगर बात करते हैं, किसकी बाबू, फर्स्ट की। किसी धातु के तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है, n गुनी कर दी जाती है, तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। सवाल इस तरह पूछता है कि कोई भी धातु की तार है और उस धातु की तार को अगर खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो नए वाला प्रतिरोध का मान क्या होगा। इस तरह सवाल रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सिर्फ 2 सेकंड में 2 सेकंड में इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, फिजिक्स तो हम लोग हंसते खेलते सीखेंगे। तो देखिए बाबू सवाल क्या कहता है, किसी धातु के तार को खींचकर, किसी धातु के तार को खींचकर, धातु के तार को खींचकर किसी धातु के तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो n गुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो इसका प्रतिरोध कितना गुना होगा, अब देखिए यहाँ पर सवाल का क्या कह रहा है, किसी धातु की तार को खींचकर इसकी लंबाई, मान लेते हैं कोई धातु की तार था, पहले आपका धातु का तार कुछ ऐसे था, ऐसे धातु के तार था, और इस धातु का तार की लंबाई कितना था बाबू, L था। क्या था, L। और इसका क्षेत्रफल क्या था, A था। क्या था, A था। यह धातु के तार है। क्या बाबू, धातु के तार है, धातु के तार है। और इस धातु के तार को हम खींचकर इसकी लंबाई क्या कर रहा है, n गुना बढ़ा रहा है। तो यानी अब खींचेंगे तो चालक तार का लंबाई यहाँ पर बढ़ जाएगा कि नहीं। अब चालक तार इस चालक तार से बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसे बड़ा हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर भी क्षेत्रफल a, और यहाँ पर a डैश, और लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, l डैश। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल को a से रिप्रेजेंट करते हैं और लंबाई को l से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, अब इस धातु के तार को हम खींच कर लंबाएंगे तो प्रतिरोध यानी लंबाई में और एरिया में कुछ अंतर पाया जाएगा, और उसी अंतर को लिखते हैं a डैश, और यहाँ पर क्या, l डैश। क्योंकि आपका जब खींच कर लंबाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो एरिया भी बढ़ जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे L डैश बराबर, यहाँ पर L डैश बराबर
एल डैश बराबर इसकी लंबाई कितने गुना कर देते हैं, एन गुना, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। और यहाँ पर पहले वाला का यहाँ पर लंबाई कितना दे रखा है, पहले वाला जो धातु का तार था उसका लंबाई कितना है, एल है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन एल। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर आपका दिए गए सवाल के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे, दिए गए चित्र के अनुसार यानी दिए गए चित्र के अनुसार यहाँ पर पहले वाला का एरिया एल है और लंबाई क्या है, एल है, तो ए एल बराबर, और दूसरे वाले के हम बात करते हैं तो इसका एरिया क्या है बाबू, ए है, और लंबाई कितना है, एल है, क्या है, एल है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल डैश। यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला का एरिया ए और लंबाई एल, और इस चीज़ को खींचकर हम बड़ा कर देंगे तो यहाँ पर एरिया ए डैश हो जाएगा और लंबाई एल डैश हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, ए एल बराबर यहाँ पर एल डैश का वैल्यू कितना आया हुआ है, यहाँ पर एल डैश का वैल्यू कितना हुआ, एन एल, तो यहाँ पर क्या लिख सकता है, एन एल। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं। और बाबू देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश बराबर कितना बचेगा, ए डैश बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर यहाँ पर ए और यहाँ पर गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में। ए डैश का वैल्यू आ गया कि नहीं। अब देखिए बाबू चूंकि हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं यहाँ पर आर डैश, क्योंकि नए वाला प्रतिरोध कितना गुना होगा, यानी आर डैश का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर डैश बराबर फॉर्मूला जानते हैं, रो एल बटा क्या होता है, ए। इतना तो जानते होंगे, रो एल बटा क्या होता है, ए। और यहाँ पर नए वाला का पूछ रहा है तो यहाँ पर एल डैश, यहाँ पर ए डैश लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आर डैश बराबर यहाँ पर रो और एल डैश का वैल्यू कितना दिया बाबू, एन एल दिया है, तो एल डैश के जगह पर क्या लिखेंगे, एन एल, और यहाँ पर एक डैश का वैल्यू कितना दिया है, ए बटा एन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बटा एन। इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर आर डैश बराबर इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, यहाँ पर कुछ ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर रो और इसको एन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एन स्क्वायर एल बाटा में क्या हो जाएगा, ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, आर डैश बराबर इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक फार्मूला को रिस्पेक्ट में लाने के लिए, एन डैश और यहाँ पर रो एल बटा क्या लिख सकते हैं, ए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और बताइए बाबू यहाँ पर रो एल बटा ए किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, आर का बराबर होता है, क्योंकि आर बराबर हम क्या बताए थे, रो एल बटा क्या बताए थे बाबू, ए बताए थे। इतना बताए थे कि नहीं। और इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आर डैश बराबर यहाँ पर एन स्क्वायर और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर, यानी नया वाला प्रतिरोध कितना गुना होगा, आर डैश बराबर एन स्क्वायर, आर गुना ही होगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ तक चालक तार के प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, एन स्क्वायर, आर गुना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसको बेस्ट सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, इस तरह सवाल पूछते हैं, यदि किसी धातु के तार की लंबाई को खींचकर 5 गुनी कर दी जाती है तब उस चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तो नए वाला प्रतिरोध कितना गुना होगा, यानी इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो यानी आर डैश बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन स्क्वायर आर, इतना जानते होंगे। और देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर यानी कितना गुना कर देते हैं, 5 गुना, तो 5 का होल स्क्वायर, और प्रतिरोध कितना है, 5 है, तो 5×25 गुणे 5 और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ पर प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या होता है, ओम। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, यह कितने बार झारखंड बोर्ड में पूछ चुका है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगर लंबाई को खींचकर एन गुनी कर दी जाती है, अगर इस पर सवाल आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, मिटा देते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे की तरफ एक और फार्मूला का एप्लीकेशन से बाबू, उसके बाद यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर क्या है बाबू, 3।
और एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, किसी धातु के तार को, मान लेते हैं कोई धातु के तार है और उस धातु के तार को एक निश्चित टेम्परेचर देकर उसको पिघला दिया जाता है और पिघलाकर एक नया धातु के तार बनाया जाता है और उस धातु के तार का जो प्रतिरोध होगा वह उसका क्षेत्रफल होगा n गुना हो, तो नए वाला प्रतिरोध का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। इस तरह अगर सवाल रहे, यानी पिघलाने वाला सवाल रहे, तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल क्या कह रहा है, किसी धातु के तार को पिघलाकर, लिख लेंगे किसी धातु के तार के पिघलाकर, किसी धातु के तार को पिघलाकर किसी धातु के तार को पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है, एक नया तार बनाया जाता है, नया तार बनाया जाता है, एक नया तार बनाया जाता है। किसी धातु के तार को पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल n गुना हो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल n गुना हो, तो नए तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो नए तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा, प्रतिरोध कितना गुना होगा। अब देखिए बाबू, कोई धातु के तार है, जैसे यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई देख धातु के तार है और इस धातु के तार है और इसका लंबाई a है, क्षेत्रफल a है और लंबाई क्या है, मान लेते हैं l है। पहले से इसका ऑलरेडी लंबाई पता है आपको, l है और क्षेत्रफल क्या है, a है। और इसको किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, यानी कुछ टेम्परेचर देकर इसको हम पिघलाते हैं और पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है। अब इसको हम पिघलाएंगे तो एक नया तार कुछ ऐसे बनेगा, एक पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है, तो एक नया तार बना दिए और इस चालक तार का लंबाई क्या होगा बाबू, l होगा, l डैश हो जाएगा कि नहीं। और इस चालक तार का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a, यहाँ पर a डैश लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, a डैश, यहाँ पर नया जो पिघला कर नया चालक तार बनाते हैं क्षेत्रफल क्या है, a डैश, और यहाँ पर कितना गुना कर देते हैं, n गुना, तो यहाँ पर n लिख सकते हैं। और यहाँ पर पहले वाला का क्षेत्रफल क्या है, a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a, यानी आपका a डैश बराबर क्या हो जाएगा, na लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला चालक तार की क्षेत्रफल a है तो यहाँ पर a और लंबाई l है तो यहाँ पर l और बराबर। उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रफल a डैश और लंबाई कितना है बाबू, l, यहाँ पर लंबाई कितना है, l, यहाँ पर क्या है, लंबाई l, लंबाई l डैश। अब देखिए यहाँ पर al बराबर यहाँ पर a डैश का वैल्यू कितना आएगा है, na, तो a डैश के जगह पर क्या लिख सकता है, na, अब बगल में क्या है, l डैश, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपका क्षेत्रफल एरिया a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो l डैश बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर l बाटा यहाँ पर क्या चला जाएगा, n चला जाएगा कि नहीं, यानी l डैश का वैल्यू मिल गया कि नहीं। और बताइए यहाँ पर l डैश का वैल्यू मिल गया। उसके बाद जस्ट हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अब यहाँ पर r डैश बराबर कितना जानते हैं, रो l बटा a, इतना जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर r डैश बराबर रो और यहाँ पर a डैश l डैश लिख सकते हैं और l डैश का वैल्यू कितना हुआ है, l बटा n, तो यहाँ पर लिखेंगे l बटा n और a डैश का वैल्यू कितना हुआ है, na, यहाँ पर क्या लिखेंगे, na। अब देखिए यहाँ पर r डैश बराबर यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, n को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको फार्मूला के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 1 बटा n स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर रो l बटा क्या लिख सकते हैं, a, इतना का रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर रो l बटा a किसके बराबर होता है बाबू, r के बराबर होता है, तो यहाँ पर r डैश बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटा
एन स्क्वायर और गुणे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आर डैश बराबर क्या हो जाएगा आर बटा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। यह फॉर्मूला आ गया। अगर मान लेते हैं कि कोई भी सवाल आपका इससे रिलेटेड हो तो यहाँ पर आर डैश बराबर कितना लिख सकते हैं बाबू आर बटा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर फार्मूला आपका सवाल कहता है यदि किसी धातु के तार पर यानी पिघलाने वाला सवाल आता है तो यहाँ पर पूछेगा कि नए वाला प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आर डैश बराबर आर बटा एन स्क्वायर का सूत्र हम लोग लगाते हैं। सवाल किस तरह पूछता है जरा यहाँ पर समझेंगे। किसी धातु के तार को पिघला दिया जाता है और पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 5 गुनी है। कितना गुनी है 5 गुनी है। तो नए तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा। अगर 5 गुनी कहेगा तो देखिए सवाल किस तरह पूछता है। यहाँ पर आर डैश बराबर क्योंकि नया वाला प्रतिरोध क्या होता है आर डैश और यहाँ पर क्या होता है आर बटा कितना होता है एन स्क्वायर, इतना तो जानते होंगे। अब आर डैश बराबर और सवाल किस तरह पूछ सकता है, इस तरह पूछ सकता है यदि किसी चालक तार के पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है और उस चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 5 गुना है और उस चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तो नए वाला चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो यहाँ पे चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है और यहाँ पर कितना गुनी है, यहाँ पर 5 गुनी है। तो 5 के होल स्क्वायर बराबर 5 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 5 कितना गुना हो जाएगा 1 बटा 5वां भाग नए चालक तार का प्रतिरोध होगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट बाबू। यहाँ तक अगर नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाबू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे आप लोगों को समक्ष, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। चाहे यहाँ पर ओम के नियम के बारे में हम अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।